3-4 महीने मनोज को लाइब्रेरी में रहते हुए हो गए, लेकिन उसका कोई भी दोस्त हालचाल जानने नहीं आया। यहाँ तक कि पांडे भी 1-2 बार ही उससे मिलने आया था। मनोज महसूस करने लगा कि उसका इस पूरे ग्वालियर में कोई नहीं है, उसे अकेले ही रहना है। यह बिल्डिंग उसे भूतहा अकेलेपन का एहसास कराती। इस अकेलेपन से बचने के लिए उसके पास किताबों के अलावा कोई सहारा नहीं था। एक दिन वह लाइब्रेरी में मैक्सिम गोर्की का उपन्यास माँ पढ़ रहा था। उपन्यास के नायक पावेल की माँ के संघर्ष और जिजीविषा को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह पावेल की माँ में अपनी माँ की कल्पना करने लगा। उसकी माँ भी तो लगातार जूझ रही है। हर मुसीबत में माँ ही तो है जो उस ग्वालियर में टिके रहने की ताकत देती है। मनोज उपन्यास पढ़ ही रहा था कि उसके माता पिता उससे मिलने लाइब्रेरी में आ गए। उसने अधूरा उपन्यास बंद किया। माँ उसका रहन सहन देखकर समझ गई कि बेटा कष्ट में रह रहा है। माँ प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। पिता के पास कहने और समझने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वे हॉल में लगी हुई साहित्यकारों और महापुरुषों की तस्वीरें देखने लगे। ज्यादातर चेहरे उन्हें अपरिचित ही लगे, लेकिन बातचीत के लिए पिता को विषय मिल गया। इसके पहले कि मनोज उनकी नौकरी और सस्पेंशन से बहाली पर प्रश्न पूछे, उन्होंने उससे एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? मुक्ति बोध, मनोज ने उत्तर दिया। मतलब? पिता ने पूछा। पिता की सरल अज्ञानता पर उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इनका नाम मुक्ति बोध है, कवि है, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मोए तो वो मुंशी ठीक लाग दो, मैंने पढ़ी थी स्कूल में कहानी, बूढ़ी डुकरिया वाली। पिता ने मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के बारे में अपनी राय व्यक्त की। माँ ने पिता को व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ देखा तो नाराज हो गई। तुम देख रहे हो मोड़ो कैसे रह रो है, कैसे कमजोर हो गए हो, अब तो नौकरी ठीक से कर लो, कर्जा सिर पे चढ़ो है। पिता को इस साहित्यिक चर्चा के बीच में माँ का आर्थिक हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने चिढ़ते हुए माँ से कहा, तू कछु न जानती, अनपढ़, जे देख कितनी किताबें रखी है, पढ़बे की कमी ना है। ज्ञान और पुस्तकों के महत्व को पिता ने अपनी अनपढ़ पत्नी को समझाया। जब कुछ देर लाइब्रेरी में मौन बना रहा, तब पिता ने अपनी नौकरी का रहस्य खोला। अब तो मोए हाई कोर्ट ते ही उम्मीद है, मैं बहाली हाई कोर्ट ही करेगो। मैंने फैसलो ले लियो है कि डिप्टी डायरेक्टर के कारनामों की जांच के लिए आमरण अनशन करेगो। पिता ने शासकीय खेमे में नए मोर्चे खोलने की जानकारी मनोज को दे दी। वह पिता के आमरण अनशन की बात सुनकर घबरा गया। उसने अपने पिता को समझाने की असफल कोशिश की। पापा, आप अनशन मत कीजिए, कोर्ट आपको जल्दी ही बहाल कर देगा, और मेरी तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अब बहुत अच्छे से हूँ। उसने अपनी जिम्मेदारी की चिंता से पिता को मुक्त करना चाहा, पर पिता ने जिद नहीं छोड़ी। जब तक डिप्टी डायरेक्टर को ठिकाने नहीं लगा देंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिता ने अपनी बात कहकर मंच पर बैठे बैठे लाइब्रेरी के बड़े से हॉल को निहारा। महापुरुषों की तस्वीरें देखकर पिता के भीतर कुछ हलचल हुई। फिर पिता ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और कुछ बोलने के लिए तनकर बैठ गए। मंच पर बैठे पिता मनोज से कहने लगे, आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेईमानी है। सब स्वार्थी हो गए हैं, सबको अपनी फिक्र है, देश की फिक्र किसी को ना है। मनोज पिता की बात सुनकर कुछ कहता, उससे पहले ही माँ बोल पड़ी, शर्म ना आवती तुम्हें? फालतू बातें कर रहे हो, घर सुधार ना सकत, देश की चिंता कर रहे हो। मोड़ा ने 3-4 साल से नई बुस्कट ना खरीदी, खाबे पीबे को कछु ठिकानो ना है। अब तो सुधर जाओ, अब घर बर्बाद होबे में देर ना है। पिता को अपने ओजस्वी भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर कष्ट हुआ। उन्होंने माँ से कहा, तू जीभ ना चलावे, नए कपड़ा से कछु ना होवत। ईमानदार आदमी पुराना कपड़ा पहन के भी अलग से चमकतो है,
और खा पी तो जानवर भी रहे हैं। आदमी तो वो है जो भले ही भूखो रह ले पर अपनी आत्मा जिंदा रखे। अब तू का जाने देश की समस्या, तुझे समझानो तो भैंस के आगे बीन बजानो जैसो है। माँ ने चिढ़कर पिता से कहा, मोए न पता देश की समस्या, पर तुम्हें भी एक बात ना पतो। माँ की बात सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ कि उनसे पता करने में कौन सी बात रह गई है। पिता ने पूछा, मोए का ना पतो? मोए तो सब पतो है। यही कि तुम पागल है गए हो, माँ ने पिता से कहा। अब पिता का वापसी का समय हो रहा था। उन्होंने माँ की बात को अनसुना करते हुए कहा, चुप कर, देर हो रही है, चल नहीं तो बस निकल जावेगी। मनोज माता पिता को नीचे टेम्पो में बिठाने चला गया। माता ने पिता से कहा, मोड़ा को कछु पैसों दे दो कि तुम्हारे भाषण से पेट भर लेगो। पिता ने माँ की यह मांग अनसुनी करते हुए कठोरता से कहा, मुंह पर न धरे पैसा। इतना कहकर पिता उस दिशा की ओर देखने लगे जहां से टेम्पो आने की उम्मीद थी। माँ ने मनोज को 100 रुपए दिए और कहा, बेटा ठीक से रहियो। माता पिता टेम्पो में बैठकर चले गए। मनोज वापस सुनसान लाइब्रेरी में लौट आया। लाइब्रेरी में आकर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचता रहा कि क्या उसके पापा सच में पागल हो गए हैं। क्या माँ सही कहती है? पिता हमेशा देश, ईमानदारी और गरीबों की बातें करते रहते हैं। घर की उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं रहती। पागलों की तरह उनका दिमाग एक ही जगह पर आकर अटक जाता है। इतना सोचकर वह टेबल पर रखी मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता जोर जोर से पढ़ने लगा। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, जीवित रह गए तुम। इतना पढ़कर उसने किताब बंद कर दी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का कठोर और भावहीन चेहरा आ गया। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखने लगा, जो घर बार की फिक्र न करके देश की फिक्र करते हैं वह पागल ही तो कहलाते हैं। मेरी माँ सही कहती है कि मेरे पिता पागल हैं। मैं ऐसे पागल पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। माता पिता के जाने के बाद मनोज अकेला और उदास हो गया। अपनी उदासी दूर करने के लिए वह लाइब्रेरी की बालकनी में खड़ा होकर नीचे सड़क की चहल पहल देखने लगा। माँ के जाने के बाद उसे अपना गांव याद आने लगा। गांव में कितना अच्छा और आनंद से भरा जीवन था उसका। ग्वालियर में पिछले कुछ साल से वह अपने भीतर के मस्त मौला और गांव के रंग में रंगे अल्हड़ मनोज से मिला ही नहीं। शादियों का सीजन चल रहा था। नीचे सड़क पर एक बारात जा रही थी। बारात में गाना बज रहा था, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बाराती इस गाने पर झूम झूम कर डांस कर रहे थे। बारात में कुछ बूढ़े बारात को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर युवा बार बार बारात को एक ही जगह रोककर डांस का आनंद ले रहे थे। बारात की मस्ती देखकर मनोज सोचने लगा कि निराशा का कोई कारण ही नहीं है। चारों तरफ आनंद के क्षण बिखरे पड़े हैं, बस हमें समेट लेना है। हालात तो परेशान करने के लिए ही होते हैं, पर मुझे उल्लास और आनंद की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लाइब्रेरी का गेट बंद किया और चप्पल पहनकर लगभग दौड़ता हुआ नीचे पहुंच गया। अभी भी मेरा पिया घर आया ओ राम जी गाना चल रहा था, पर शायद बूढ़ों को लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए वह बारात को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाने लगे। मनोज जब वहां पहुंचा तो बारात आगे बढ़ने लगी। उसने बारात के बीच में पहुंचकर बैंड वाले को आदेश सा दिया, ये काली काली आंखें। बैंड वाला शायद अपने गायन की कला का अभी तक मन भर के प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए मनोज का आदेश पाकर वह तुरंत बाजीगर फिल्म का ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल गाना गाने लगा। बूढ़ों की कुड़कुड़ से हतोत्साहित जवान लड़कों में उसने नया जोश भर दिया। असहाय बूढ़े मिसमिसाकर रह गए।
मनोज अपनी आंखों और गालों पर हाथ फेर फेर कर डांस कर रहा था। एक बार फिर बारात अपने रंग में आ गई। किसी बाराती को पता नहीं चला कि यह जोशीला डांसर बिन बुलाया मेहमान है। 15 मिनट लगातार डांस करने के बाद मनोज पसीने से तरबतर हो गया। बारात आगे बढ़ गई। एक दिन लाइब्रेरी के मैनेजर हुकुमचंद जी ने मनोज से कहा कि हॉल की पुताई करानी है, इसलिए पुरानी रद्दी निकालकर कबाड़ी वाले को बेच देना। मनोज ने रद्दी निकालकर 5,000 रुपए में बेच दी। हुकुमचंद जी ने हिसाब मांगा तो उसने पूरा हिसाब रख दिया। हुकुमचंद जी ने उसे भेदती हुई नजर से देखा और कहा, पिछले साल तो 7,000 की रद्दी बिकी थी, इस साल केवल 5,000 की ही कैसे बिकी? हुकुमचंद इस प्रश्न से मनोज की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त कर रहे थे। उनकी नज़र में 300 रुपए कमाने वाले के लिए 2,000 की हेरा फेरी करना बहुत लाभ का सौदा है। मनोज ने कहा, सर इतने की ही रद्दी निकली थी। मैंने तो 7 कबाड़ी वालों से संपर्क किया था, जिसने रद्दी के सबसे अधिक दाम लगाए उसी को बेचा। लेकिन हुकुमचंद का अविश्वास बढ़ता जा रहा था। हुकुमचंद ने अब अपने अविश्वास को स्पष्ट प्रकट कर मनोज पर सबसे गहरी चोट की। उन्होंने कहा, मनोज तुम तो युवक हो, त्यागी जी तुम पर भरोसा करते हैं, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। ईमानदारी मनोज का सबसे बड़ा संकल्प था, जिसे हुकुमचंद जी ने छिन्न भिन्न करके उसे बेईमान सिद्ध कर दिया। यह निराधार आरोप सुनकर मनोज भयानक कड़वाहट से भर गया। उसकी इच्छा हो रही थी कि कोई कड़वा जवाब हुकुमचंद जी को दे दे, पर वह कुछ नहीं कह सका। वह बिना कुछ कहे लाइब्रेरी से नीचे चला गया। मनोज ने तय किया कि जहां उसकी ईमानदारी की कोई कद्र नहीं है, वहां वह काम नहीं करेगा। पर अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि वह जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, पढ़ेगा कहाँ, पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसके मन में यही ऊहापोह बनी रही। शाम को वह लाइब्रेरी में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने इतिहास की आधुनिक भारत किताब खुली हुई रखी थी, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके मन को हुकुमचंद जी के आरोप परेशान कर रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि उसके सामने रखा मटका हिल रहा है। लाइब्रेरी की छत पर लगा पंखा चलते चलते अचानक कुछ अधिक तेजी से हिलने लगा। उसे लगा कि दीवार भी हिल रही है। फिर उसे नीचे सड़क से आवाजें सुनाई दी, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। पुरानी जर्जर इमारतें कुछ सेकंड थर्रा कर थम गई। मनोज भागकर नीचे चला गया। मार्केट के कई दुकानदार भी घबराकर सड़क पर आ गए थे। सभी लोग भूकंप के डर से सहम गए थे। जब दोबारा भूकंप नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी ने आशंका प्रकट कर दी कि रात को भूकंप आ सकता है। मनोज को बिल्डिंग में जाने से डर लग रहा था। वह शाम से रात 12 बजे तक सड़क पर अकेला भटकता रहा। फिर वह सड़क के किनारे बनी एक फर्नीचर की दुकान के बाहर बैठा बैठा सोचने लगा, आज यह बिल्डिंग गिर जाती और मैं उसमें दबकर मर जाता तो क्या किसी को फर्क पड़ता? इस शहर में कौन मुझे ढूंढता? कोई नहीं। मैंने अपने 4 वर्ष ग्वालियर की इन सड़कों पर भटकते हुए बिता दिए। क्या पाया मैंने? ईमानदारी से काम करने के बावजूद बेईमानी का आरोप। क्या मैं बेईमानी का आरोप लिए हुए ही मर जाता? किस पीएससी के पीछे मैं पड़ा हूँ जिसका दूर दूर तक कोई पता ही नहीं। डरा, उदास, हतोत्साहित मनोज सुनसान सड़क पर बैठा रहा। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपने मन का दर्द बांट सके। उसकी निराशा, बेईमानी का झूठा आरोप, भविष्य के प्रति उसकी अनिश्चितता, अभावों का जीवन उसे विचलित कर रहा था। सड़क अब पूरी तरह सूनी हो गई थी। वह भटकता हुआ पास के राम मंदिर चौराहे पर चला गया। मंदिर के गेट बंद हो गए थे। वह गेट के पास बनी सीढ़ियों पर बैठ गया। काफी देर तक वह भगवान राम की मूर्ति को एकटक देखता रहा, जैसे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। शायद वह भगवान राम से पूछने आया था कि बताओ,
अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई तो दिशा दिखाओ। उसे लग रहा था कि राम उसे देखकर शांत भाव से मुस्कुरा रहे हैं। आश्वस्त कर रही थी मनोज को उनकी मुस्कुराहट। लगभग आधा घंटा वह सीढ़ियों पर बैठा मूर्ति की ओर देखता रहा। खोया रहा वह उन आंखों में। अचानक वह सोचने लगा, मैं भी तो राम की तरह ही एक अंतहीन यात्रा पर निकला हूँ, जिसके पड़ावों पर मिलने वाले दुख तो मुझे ही सहने होंगे। प्रतिभाएं अकारण आगे नहीं बढ़ती, वे बढ़ती हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने धैर्य से, अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से, अपने त्याग से, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से। पता नहीं कौन सी शक्ति उसने मंदिर की सीढ़ियों पर महसूस की। वह सीढ़ियों पर खड़ा होकर बोलने लगा, मैं किसी भी झूठे आरोप को नहीं सहूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इतना कहकर वह लाइब्रेरी की ओर लगभग दौड़ पड़ा। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने मंच के पास रखी लेक्चर डेस्क का माइक चालू किया और अंधेरे बंद हॉल में माइक पर जोर जोर से कवि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता का पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज तेज थी, उसमें घरघराहट और कंपन था। वह कविता के एक एक शब्द पर जोर देकर पढ़ने लगा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। फिर उसने इस पंक्ति की व्याख्या करनी शुरू की। राम पराजित अवस्था में पहुंच गए हैं, निराशा और अंधकार सब तरफ है, पर एक उम्मीद की लौ उनके मन में इस निराश और पराजित माहौल में भी जल रही है। उसने इस कविता में खुद को ढूंढना शुरू किया। एक मशाल मेरे भीतर भी उम्मीद के रूप में जल रही है, इसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगा, मैं जरूर जीतूंगा। अपने भाषण की अंतिम पंक्तियों तक पहुंचकर मनोज की निराशा भरपूर उत्साह में तब्दील हो गई। वह देर तक काल्पनिक दर्शकों से भरा खाली हॉल देखता रहा। उसने माइक बंद किया, अपनी टेबल पर पहुंचकर टेबल लैंप जलाया, बीएल ग्रोवर की आधुनिक भारत किताब उठाई और सुबह की पहली किरण लाइब्रेरी में पढ़ने तक प्लासी, बक्सर और आंग्ल मराठा संबंध पढ़ता रहा। रात में कोई भूकंप नहीं आया।